17 मई 1498। ये तारीख हम सबने स्कूल के किताबों में ज़रूर पढ़ी होगी, है ना। ये वो दिन था जब पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को डी गामा भारत पहुंचा। पर क्या ये कहानी बस इतनी ही है, मतलब जितनी सीधी सादी हमें बताई गई है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? चलिए आज इसी ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वास्को डी गामा ने सच में भारत की खोज की थी? देखिए, खोज शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि कोई गुमनाम सी जगह थी जो अचानक दुनिया के नक्शे पर आ गई। पर क्या भारत, जिसकी सभ्यता हजारों साल पुरानी थी, वो वाकई खोजे जाने का इंतजार कर रहा था? असल में यहाँ दो अलग अलग कहानियां हैं। एक है मिथक और दूसरी है हकीकत। मिथक ये है कि भारत कोई अनजान जमीन थी। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ तो सदियों से मौर्य, गुप्त और दिल्ली सल्तनत जैसे बड़े बड़े साम्राज्य रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि वास्को डी गामा ने असल में खोजा क्या था? उसने खोजा था यूरोप से भारत तक का एक डायरेक्ट समुद्री रास्ता। जमीन की नहीं, रास्ते की खोज। देखिए, सिकंदर जैसे लोग भी तो भारत पहुंचे थे, पर वो सब जमीन के रास्ते आए थे। यूरोप से सीधा समंदर के रास्ते भारत पहुंचना, ये उस जमाने की सबसे बड़ी पहेली थी। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने की हिम्मत ही कोई नहीं कर पा रहा था। तो सवाल यह है कि यूरोप के लोग अपनी जान दांव पर लगाकर ये खतरनाक सफर करना ही क्यों चाहते थे? जवाब बहुत सिंपल है, मसाले। जी हां, उस जमाने में भारतीय मसाले यूरोप के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, ये सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते थे। नहीं, ये तो स्टेटस सिंबल थे, दौलत और ताकत की निशानी। आप समझिए, इनकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी। ये 15वीं सदी का सोना थे, बस काले और खुशबूदार। और यहीं पर एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम थी। जो जमीनी रास्ते थे, भारत और एशिया तक, उन पर मुस्लिम शासकों का कंट्रोल था, और वो यूरोपीय व्यापारियों से अच्छा खासा टैक्स वसूलते थे। नतीजा, मसालों के दाम आसमान पर थे। तो पुर्तगाल जैसे देशों के लिए एक सीधा समुद्री रास्ता खोजना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं था, ये एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जरूरत बन गया था। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। समंदर मतलब रहस्य और अंधविश्वास। ज्यादातर लोग मानते थे कि दुनिया चपटी है, और अगर आप ज्यादा दूर गए तो समंदर के किनारे से नीचे गिर जाएंगे। ऐसे में एक अनजान सफर पर निकलना मतलब सीधा सीधा मौत को दावत देना था। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं थी, ये असली डर था। नाविकों को हर दिन इस डर का सामना करना पड़ता था। उन्हें समुद्री तूफानों से ज्यादा अपने मन के इस वहम से लड़ना पड़ता था। और ये सफर अचानक शुरू नहीं हुआ। इसकी नींव तो 10 साल पहले 1487 में ही रख दी गई थी, जब बार्थोलोमेओ डियाज ने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचकर ये साबित कर दिया कि अटलांटिक और हिंद महासागर असल में जुड़े हुए हैं। बस इसी खोज ने डा गामा को हिम्मत दी। जुलाई 1497 में वो लिस्बन से निकला, नवंबर में केप ऑफ गुड होप के खतरनाक तूफानों को झेला, और आखिरकार मई 1498 में भारत की जमीन पर कदम रखा। इस सफर की शुरुआत हुई 170 नाविकों के साथ। हर एक के दिल में एक सपना था, एक नई दुनिया देखने का, अपनी किस्मत बदलने का। लेकिन जब 2 साल बाद वो जहाज वापस लौटे ना, तो उन 170 लोगों में से सिर्फ 54 लोग ही जिंदा बचे थे। ये नंबर ही अपने आप में इस सफर की पूरी खौफनाक कहानी बयां कर देता है। और ये सफर था कितना लंबा, करीब 38,600 किलोमीटर। आज भी ये दूरी बहुत ज्यादा है। सोचिए, उस जमाने के लकड़ी के जहाजों के लिए ये लगभग नामुमकिन जैसा था। ये एक तरह से दुनिया का चक्कर लगाने के बराबर था। इसने इंसानी हिम्मत की सारी हदें तोड़ दी थीं। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया। वास्को डे गामा का जहाज भारत के केरल में कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है। यूरोप की सदियों की कोशिशों के बाद आखिरकार वो सपना सच हो चुका था। तो अब हम खोज का असली मतलब समझ सकते हैं। ये किसी नई जमीन की खोज नहीं थी, ये खोज थी एक नए, सीधे और जबरदस्त मुनाफे वाले समुद्री रास्ते की। एक ऐसा रास्ता जिसने दुनिया में ताकत और व्यापार का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। इस सफर के आखिरी और सबसे मुश्किल हिस्से में डा गामा की मदद एक भारतीय नाविक ने की थी। उसे मानसूनी हवाओं की वो गहरी समझ थी जो यूरोपियों के पास हो ही नहीं सकती थी। ये दिखाता है कि यह ऐतिहासिक सफर सिर्फ यूरोपियन हिम्मत का नतीजा नहीं था, इसमें भारतीय ज्ञान का भी एक बड़ा हाथ था। इस एक यात्रा का असर
इतना गहरा और इतना दूर तक गया कि शायद उस वक्त खुद वास्को डी गामा ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। चलिए जरा हिसाब किताब देखते हैं। ये यात्रा एक जबरदस्त जैकपॉट साबित हुई। इस एक सफर से लाए गए मसालों की कीमत पूरी यात्रा पर हुए खर्च से 4 गुना ज्यादा थी। इसने साबित कर दिया कि ये रास्ता तो सोने की खान है। और डा गामा की इस कामयाबी ने मानो बाढ़ के दरवाजे ही खोल दिए। पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच, डेनिश, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, यूरोप की सारी बड़ी ताकतें इस नए रास्ते से एशिया की तरफ दौड़ पड़ी। एक नई ग्लोबल रेस शुरू हो चुकी थी। और इसका सबसे बड़ा और सबसे स्थायी नतीजा ये सिर्फ एक व्यापारिक सफर नहीं था। ये एशिया में यूरोपीय प्रभाव, उनकी दखलंदाजी और फिर उपनिवेशवाद के एक लंबे और तकलीफदेह दौर की शुरुआत थी। तो अगली बार जब भी इतिहास की किताबों में वास्को डी गामा का जिक्र आए तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा कि अगर ये यात्रा फेल हो जाती, अगर वो जहाज किसी तूफान में खो जाता, तो आज हमारी दुनिया का नक्शा कैसा होता।